हेलो एवरीवन। क्वांटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम हिंदी का 14 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है का व्यंजन है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है सघोष, सेकंड ऑप्शन है अघोष, थर्ड ऑप्शन है महाप्राण और चौथा है नासिक। का वर्ण अघोष व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है। इनकी संख्या 13 होती है। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, शा और सा। ये सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यदि हम इन्हें ध्यान से देखें तो का और खा ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं और का वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण है। चा छा चा वर्ग के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ण है। ये भी टा वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण है। इसी तरह ता था, पा फा ये सभी पहले और दूसरे वर्ण हैं। और यदि हम आगे देखें शा, शा, शा तो ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष व्यंजन कहलाता है। और ऊष्म व्यंजन में हा को छोड़ करके सभी क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? का वर्ण जो है वो क्या है? अघोष व्यंजन है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यदि जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल दूरस्थ संबोधन में होता है। किसी को पुकारने, रोने, जोर से गाने या नाटक संवाद में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसको स्वर वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें स्वर के ही गुण होते हैं, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? ये जो है प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। कृतघ्न शुद्ध शब्द है। कृतघ्न का मतलब होता है किए हुए उपकार को ना मानने वाला। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। मानक रूप, ऐसे वर्ण जो कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार शुद्ध हैं, सही हैं अथवा जिनका मानक है, वे सभी वर्ण जो हैं मानक वर्ण कहलाते हैं। यदि हम यहाँ देखें तो जो ये है, ये मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रात्रि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? रजनी, निशा, रात, रैन, यामिनी, तमी, त्रियामा, विभावरी और सरवरी। ये सभी जो हैं रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन विकल्पों में से कौन सा सही आंसर होगा, निशा। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके दो पैर हैं उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर क्या होगा, द्विपद। नायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, नायक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नई, धन, अक। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये ए और आ, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आय। तो जब क्या होता है कि ए ओ और औ, इन सभी का मेल जो है दूसरे स्वरों से हो तो जो है क्या हो जाता है, जो ए है उसका बन जाता है आय, और जो ए है उसका हो जाता है आय, जैसा कि यहाँ हुआ है। ओ का हो जाता है आओ, और औ जो है उसका हो जाता है आओ। तो यहाँ पर क्या है, अयादि संधि है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। रोपण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्थापित करना, लगाना। तो जब इसका विलोम शब्द होगा तो वो क्या होगा, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, समान। तो अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से, अनुरूप,
अनुचर, अनुचर, अनुपात, अनुकरण। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा? अनुवाद। सो सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? जब हमें समास बताना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले समास विग्रह करते हैं। तो गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। तो इसमें क्या हुआ है? ये को कारक का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद में दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ना आने देना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब क्या होता है? हर प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना, मतलब जरा भी कष्ट ना आने देना। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, अंकिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? इसका शुद्ध रूप क्या है? आंकिक। इसका मतलब होता है सांख्यिक। सो फोर्थ ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? हम सभी जानते हैं कि मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसलिए रस भी है ना 9 माने गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में का वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक। तो इसका विलोम क्या होगा? जो प्राकृतिक ना हो, मतलब क्या? कृत्रिम। तो थर्ड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों ही समान होते हैं और उनके बीच में आने वाले और, अथवा, या, एवं आदि योजक शब्द लुप्त हो जाएं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, छह रई सिर पै छवि मोर पखा, उनकी नाथ में मुक्ता ठहरई, फहरई पियरो पट बैनी इतई, उनकी चुनरी के ज़हबा झहरई। तो यहाँ पर रस बताना है। इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सुंदर रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे ना सत्य विचार। इसमें कौन सा रस है? इन पंक्तियों में सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाएं, पर वे ऐसे राजा थे जो कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि सपने में भी वे जो बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से किया करते थे। तो जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकैक में निम्न में से कौन सी संधि है? तो जब हम एकैक का संधि विकसित करेंगे तो क्या आएगा, एक धन एक। तो यहाँ पर क्या है, आ है और यहाँ पर क्या है, ए है। जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, ए। तो जब क्या होता है कि आ या फिर आ या फिर बड़ा आ, इनमें से किसी का भी मेल जो है ए या ए इससे हो तो क्या बन जाता है, ए। और यदि इनका मेल ओ या औ इनमें से किसी से भी हो तो ये क्या बन जाता है, औ। तो ये क्या कहलाती है, वृद्धि संधि कहलाती है। इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है।